गुड मॉर्निंग। आज बीए अंतिम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों में संयुक्त टॉपिक है। टॉपिक का नाम है राणा प्रताप। अब राणा प्रताप से संबंधित जो टॉपिक्स है वो बीए द्वितीय वर्ष में भी मुगल काल का हिस्सा है, जबकि बीए अंतिम वर्ष में राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ टॉपिक है। इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये दो कक्षाओं का सम्मिलित टॉपिक है, इसलिए अपन ने दोनों क्लासों का साथ में नाम लिखा है और दोनों ही कक्षाओं के लिए उपयोगी है। राणा प्रताप के बारे में अगर द्वितीय वर्ष के संदर्भ में पूछा जाए तो हल्दीघाटी युद्ध और प्रताप और मुगलों का यानी अकबर का जो संघर्ष है उनकी स्थिति को विस्तार से वर्णन करना है, जबकि बीए अंतिम वर्ष में राणा प्रताप की प्रारंभिक जीवनी और इसके अलावा इसकी जितनी भी राजनीतिक उपलब्धियां हैं उनका विस्तार से वर्णन दिया हुआ है। तो इसलिए दोनों ही कक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो इसको पहले लेने की कोशिश में कर रहा हूं। इससे पहले हमने मेवाड़ के इतिहास में राणा कुंभा को पढ़ा, फिर राणा सांगा को पढ़ा और राणा सांगा के बाद अब तीसरे टॉपिक के रूप में अपन लेकर के आए हैं राणा प्रताप को। राणा प्रताप वो शख्सियत है जिसका कहते हैं कि उस समय के जो समकालीन मुगल काल था उस समय उनका मुगल दरबार में भी डंका बजता था। कहते हैं कि प्रताप को सपनों में भी राणा प्रताप की ओर से बह के सपने आते थे। प्रताप के बारे में सिर्फ क्या व्यक्तित्व है उसके बारे में सिर्फ इतना कहा जाता है कि जब राणा प्रताप की मृत्यु हुई थी तब कहते हैं कि अकबर ने ये समाचार अबुल फजल के माध्यम से लाहौर में सुना था, और जब कहते हैं उसकी मृत्यु का समाचार सुना तो अकबर की आंखों से भी आंसू निकल गए। तब अबुल फजल ने उससे पूछा भी था कि राणा प्रताप जो आपका शीर प्रतिद्वंदी है, परंपरागत दुश्मन था, उसकी मृत्यु हुई, उस पर आपको खुशी मनानी चाहिए थी, आप दुखी क्यों हुए? तब अकबर ने भी कहा था कि अगर मुझे हिंदुस्तान की सत्ता में इतने वर्षों तक किसी ने संघर्ष करके भी टिकाए रखा तो उसकी पूरी उपलब्धि जाती है राणा प्रताप को। यानी प्रताप के कारण ही मैं हमेशा सचेत रहा। प्रताप नहीं होता तो मैं किसी भी दुश्मन को हल्के में ले सकता था, क्योंकि मैं पूरे भारतवर्ष को अपने अधीन कर चुका था, सिर्फ राणा प्रताप का मेवाड़ बाकी रह गया था। तो जब दुश्मन भी प्रशंसा करे तो वो शख्सियत थी राणा प्रताप की। पहले अपन राणा प्रताप के प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनकी राजनीतिक जो उपलब्धियां हैं उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। इनका जो प्रारंभिक जीवन है कहते हैं कि इनका जो जन्म है वो 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग में एक महल है कटारगढ़, जो लघु दुर्ग कहलाता है। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक छोटा सा लघु दुर्ग है कटारगढ़। कटारगढ़ का सबसे उत्तम प्रकार का महल है बादल महल, और बादल महल में भी एक हिस्सा है जनाना और मर्दाना महल का। तो जो मर्दाना महल है जो जनाना महल है, दो भाग थे मर्दाना और जनाना, उसमें से जो जनाना महल है उस जनाना महल का एक कक्ष था, उसमें 2 कक्ष बने हुए थे, एक श्रृंगार कक्ष था और एक जूनी कचेरी थी। तो कहते हैं जो जूनी कचेरी है उस जूनी कचेरी में इनका जन्म हुआ था। आप पूरा तरह से ध्यान रखना, 1540 9 मई कुंभलगढ़ है, फिर कुंभलगढ़ के अंदर ही एक लघु दुर्ग बना हुआ कटारगढ़। कटारगढ़ के बादल महल में उसके 2 पार्टीशन है बादल महल के, एक मर्दाना महल एक जनाना महल, और जो जनाना महल है उसके भी 2 भाग है, एक श्रृंगार कक्ष और एक जूनी कचेरी। इसी जूनी कचेरी में जयवंताबाई के गर्भ से राणा प्रताप का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम राणा उदय सिंह था। जबकि इनकी माता का नाम जयवंताबाई था। तो राणा उदय सिंह और जयवंताबाई के पुत्र का नाम राणा प्रताप था और ये इनका ज्येष्ठ पुत्र था। अब प्रारंभिक स्थिति में देखे तो कहते हैं कि ये, अब देखो राणा उदय सिंह जो जयवंताबाई है उनसे जब राणा उदय सिंह की शादी हुई तो जो जयवंताबाई मूल रूप से पाली नरेश, पाली के थे अक्षयराज सोनगरा, कई किताबों में अक्षयराज भी लिखा हुआ, वो उन्हीं का नाम है, अक्षयराज सोनगरा की पुत्री थी। यानी जयवंताबाई अक्षयराज सोनगरा की पुत्री थी। तो इनका मतलब इनका ननियाल यहां हुआ, तो मूल रूप से इनका ननियाल पाली था।
अब देखो, प्रारंभिक परिस्थितियों में यह आता है कि इसी उदय सिंह ने कालांतर में कहते हैं कि भटियाणी रानी धीरबाई से विवाह किया। किससे किया? भटियाणी रानी थी धीरबाई। इन धीरबाई से विवाह किया और इनसे एक पुत्र हुआ, नाम था जगमाल। यानी राणा उदय सिंह के भटियाणी रानी धीरबाई से विवाह करने के बाद इनसे एक पुत्र हुआ था जगमाल। अब धीरबाई के प्रभाव में आकर के राणा उदय सिंह ने ज्यादातर स्नेह दिया जगमाल को, और कहते हैं कि धीरबाई ने अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया। अब क्या हुआ, जयवंताबाई और राणा प्रताप, ये जो राणा प्रताप है ये कहते हैं महलों में इतने प्रभावशाली नहीं हुए, क्योंकि जयवंताबाई के बजाय राणा उदय सिंह के पर सबसे ज्यादा प्रभाव किनका था? धीरबाई का। इस वजह से ये थोड़े दूर से दूरियों में रहे, और जब ये स्थानीय लोगों से मिले तो इनका संपर्क स्थानीय लोगों से ज्यादा था, इसीलिए स्थानीय लोगों ने इनको एक नाम दिया कीका। क्या नाम दिया? आज भी दक्षिण पश्चिमी मेवाड़ में छोटे बच्चों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, कीका या कूका, ये शब्द है। और उस समय राणा प्रताप भी कहते हैं स्थानीय लोगों में कीका नाम से ज्यादा प्रसिद्ध थे। अब प्रारंभिक स्थिति देखे तो राणा प्रताप के ऊपर भी अपने पिता का इतना स्नेह नहीं रहा, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र था तो भावी उत्तराधिकारी भी यही था। अब क्या हुआ, अगर प्रारंभिक स्थिति में यहां से देखें तो कहते हैं जब 17 वर्ष के थे ये, तब कहते हैं कि रामरक पवार की पुत्री थी अजब देवी। तो जब राणा प्रताप 17 वर्ष के थे तो इनका विवाह रामरक पवार की पुत्री अजब दे से हुआ, और कहते हैं कि इसी अजब दे के गर्भ से एक राजकुमार का जन्म होता है जो इतिहास में राणा अमर सिंह कहलाया। तो राणा अमर सिंह की मां का नाम अजब दे था, जो राणा प्रताप की पत्नी का नाम था। कालांतर में यह भी कहा जाता है कि राम मालदेव का एक बड़ा पुत्र था राम, तो कहते हैं राम की एक पुत्री का नाम था फूलकवर, उनसे भी राणा प्रताप का विवाह हुआ था। तो ये तो है प्रारंभिक स्थिति में। अब देखिए कालांतर में समय बढ़ता गया, मेवाड़ पे 1567 में भयंकर आक्रमण हुआ अकबर का, चित्तौड़ का इतिहास प्रसिद्ध शाखा हुआ। लेकिन इसी उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में एक शहर बसाया था उदयपुर। तो उदयपुर नगर की स्थापना और अपनी राजधानी भी कहां बनाई? उदयपुर। यानी मेवाड़ की राजधानी अब चित्तौड़ से जाकर के ट्रांसफर हुई और वो आई उदयपुर। तो उदयपुर को बसा करके उन्होंने राजधानी भी यहां बना दी। तो ये उदय सिंह के विषय में है कि 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया और इसे ही मेवाड़ की राजधानी बना दिया। यहां पर ही इनकी के कालखंड में एक झील बनाई गई, नाम रखा गया उदय सागर। इसका वर्णन इसलिए है कि यहां पर एक ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ है जो हल्दीघाटी युद्ध से संबंधित है, इसीलिए इसका उल्लेख यहां किया गया है। अब देखो धीरे धीरे राणा उदय सिंह है, इनका भी प्रभाव बढ़ता गया। प्रारंभ में ये थोड़ी सी ऐसी स्थिति में नहीं थे कि सबसे मुकाबला कर सके, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू कर दिया। अब 1572 ईस्वी में दिन है 28 फरवरी का, और उस दिन होली का त्योहार था। कई बार सवाल आया है कि मेवाड़ के इतिहास में वो कौन सा राणा है जिसकी मृत्यु होली के दिन हुई थी, और कहते हैं होली के दिन 28 फरवरी 1572 ईस्वी को राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। और जब राणा उदय सिंह की मृत्यु हुई उस समय राणा उदय सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे राणा प्रताप। लेकिन जिनको सबसे ज्यादा स्नेह मिला राणा उदय सिंह की तरफ से वो थे जगमाल,
और कहते हैं जिस समय इनका अंतिम संस्कार हो रहा था उसी समय जगमाल का राज्याभिषेक हो रहा था। तो जगमाल का क्या हो रहा है? राज्याभिषेक। यानी जिनका स्नेह पिता को सबसे ज्यादा मिला वो तो राज्याभिषेक करवा रहा है, और जो पिता के पितृत्व प्रेम से वंचित रह गया उसी का वो अंतिम संस्कार में मौजूद है। तब जब ये अंतिम संस्कार कर रहा था उस समय इनको पता चला कि भाई जगमाल का राज्याभिषेक भी हो रहा है। दूसरी चीज, जो कि होली के दिन किसी की मृत्यु हो जाती है और होली की शुभ दिन होता है और उस दिन किसी की मृत्यु होती है, तो उस दिन कहते हैं कि वो ओक मनाई जाती है। यानी जो शोक का दिन है उस शोक के दिन को ओक कहा जाता है, जो अवसर विशेष पे हो जाए। तो उस दिन ओक का दिन था। अब राणा प्रताप नहीं चाहते थे कि इस दिन कुछ हो, इसलिए कहते हैं कि वो उसी समय शिकार के लिए जंगल में चले गए। यानी उस दिन होली उन्होंने नहीं मनाई है, तो शिकार के लिए जंगल चले गए, तो ये छोड़ करके चले गए। लेकिन तभी ये पता चला कि भाई मेवाड़ का भावी उत्तराधिकारी तो राणा प्रताप है, जो राज्य का उत्तराधिकारी है वो तो वंचित है, और जो उत्तराधिकारी नहीं है उसको उत्तराधिकार मिल गया। तब कहते हैं कि एक आदमी था कृष्णदास चुंडावत, और एक थे सांगा। क्योंकि ये दोनों ही अपने अपने गांवों के मूल थे, एक देवगढ़ का था और एक सलोम्बर का था। तो कहते हैं ये देवगढ़ की ठिकाने के मूल पुरुष माने जाते थे, यानी इनको वहां की जागीर का मूल पुरुष माना गया। कृष्णदास सुंडावत जो है वो सलोम्बर ठिकाने के थे। तो कहते हैं लोगों ने इनसे राय ली कि वास्तव में मेवाड़ का उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए। तब इन दोनों ने अपनी सहमति दी कि भाई मेवाड़ का भावी उत्तराधिकारी राणा प्रताप ही होगा। कौन होगा? राणा प्रताप। तब कृष्णदास शुंडावत और एक ग्वालियर के थे रामसा तंवर। कौन थे? रामसा तंवर। तो कहते हैं कि रामसा तंवर ग्वालियर के और कृष्णदास शुंडावत और एक पाली नरेश अखेराज सोनगरा, इन्होंने उस समय गोगुंदा में ही प्रताप को बुलाया गया और एक चट्टान पे बिठाया गया और उसी चट्टान पे प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। यानी जो मेवाड़ का वास्तविक उत्तराधिकारी है उसे राज्य मिल गया। और ये घटना जो हुई है उसमें मौजूद जो थे वो थे उनके नाना अखेराज सोनगरा, ग्वालियर नरेश रामसा तंवर और कृष्णदास चुंडावत। इनकी उपस्थिति में राणा का प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। और जैसे ही राज्याभिषेक की खबर सुनी जगमाल मेवाड़ छोड़ देता है और अकबर की शरण में चला जाता है। पर अभी राणा प्रताप ने उसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया। लेकिन कहते हैं कि इनका जो राणा प्रताप के, चूंकि जिस दिन राज्याभिषेक हो रहा है उस दिन क्या है, उदय सिंह की मृत्यु हुई, तो ओक थी, इस वजह से इन्होंने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। क्योंकि जब राज्याभिषेक होता है तो राज्याभिषेक उत्सव मनाया जाता है, और ये उत्सव बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग में मनाया गया। यानी राणा प्रताप के राज्याभिषेक का उत्सव कुंभलगढ़ में मनाया गया था। तो कुंभलगढ़ में वास्तविक रूप से उन्हें वापिस राज्याभिषेक करवाया गया। लेकिन उनका राज्याभिषेक जब भी पूछा जाए कि प्रताप का राज्याभिषेक कहां हुआ था, तो गोगुंदा में ही हुआ था। तो राज्याभिषेक हुआ है गोगुंदा में। लेकिन राज की जो उत्सव मनाया गया वो उत्सव मनाया गया था कुंभलगढ़ में। अब ये जो घटना है 1572 की, तो 1572 में राणा प्रताप का राज्याभिषेक भी हो गया। अब मेवाड़ का राणा राणा प्रताप है, और राणा प्रताप जब मेवाड़ का राणा बना तब कहते हैं कि अकबर के लिए भी एक घटना थी कि अब राणा मेवाड़ को कैसे अधीन लाए। इससे पहले अकबर ने राजपुताने के समस्त राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए एक दरबार लगाया गया था, और दरबार का नाम था नागौर दरबार। 1570 का जो नागौर दरबार था उसमें राजपुताने के सभी राजाएं लगभग अपनी कहते हैं कि अधीनता स्वीकार कर चुके थे। लेकिन मारवाड़ के राव चंद्रसेन जी तो थे, उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन उनको पलायन करना पड़ा। और कहते हैं कि बीकानेर के राय सिंह ने जोधपुर पर एक प्रशासक के रूप में 1572 तक शासन किया। लेकिन कहते हैं इस स्थिति में भी मेवाड़ वहां उपस्थित नहीं हुआ था। जब अकबर किसी भी राजा के ऊपर आक्रमण कर सकता है, उसे अपने अधीन ला सकता है आक्रमण करके, जैसे उन्होंने मारवाड़ को लाया, तो क्या वो मेवाड़ नहीं जा सकता था? लेकिन उसे भी भली भांति को परिचित था मेवाड़ की स्थिति से कि वहां जो पहाड़ी इलाके हैं उन पहाड़ी इलाकों में मुगल सेना इतनी प्रभावी नहीं हो सकती।
तो वो प्रारंभिक स्थिति में था, तो अपने लिए कोई अपमान नहीं लेना चाह रहा था, कि ऐसा नहीं लगे कलंक के भाई मेवाड़ से पराजित हो गए। तो कहते हैं वो मेवाड़ के लिए पहले अपने एक शिष्टमंडल भेजता है, और जो शिष्टमंडल भेजे जा रहे हैं उनमें जो पहला शिष्टमंडल भेजा उन्होंने, वो भेजा जलाल खान कोरसी के नेतृत्व में। सबसे पहला कौन आया? जलाल खान कोरसी, और ये 1572 ईस्वी की ही घटना है। तो पहला राणा प्रताप के पास जो दूत भेजा गया अकबर की ओर से, वो दूत था जलाल खान। जलाल खान उस समय गुजरात गया हुआ था, तो अकबर ने उसके पास मैसेज भिजवाया कि गुजरात अभियान से लौटते समय मेवाड़ होकर के आया जाए और राणा प्रताप से समझौता करने के लिए बात की जाए। लेकिन कहते हैं ये अपने प्रस्ताव लेकर के जो आया था वो राणा प्रताप ने अस्वीकार कर दिया। यानी राणा प्रताप ने अकबर के पहले दूत को अस्वीकार करके उन्हें वापस लौटा दिया। अब जलाल खान के बाद अकबर ने सोचा हो सकता है जलाल खान से वो सहमत नहीं हो, तो कहते हैं उन्होंने आमेर के राजकुमार मान सिंह को भेजा। तो मान सिंह भी याद रखना उस समय गुजरात अभियान पे गए हुए थे। तो जब मान सिंह गुजरात अभियान पे गए हुए थे तो उनको भी कहा कि आप वापिस आते समय मेवाड़ होकर के आना है, और ये घटना 1573 ईस्वी की है। अब 1573 में मान सिंह आया, लेकिन इसके संदर्भ में बड़ी किंवदंतियां हैं। कहते हैं मान सिंह आया, इसका प्रस्ताव स्वीकार हुआ या नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं, कई इतिहासकार है जो मान सिंह और राणा प्रताप की मुलाकात का जो स्थान है वो गोगुंदा बताते हैं कि उनकी भेंट गोगुंदा में हुई थी, और इस तथ्य को कहने वाला खुद अबुल फजल भी है जो अकबर का दरबारी इतिहासकार था। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि ये जो मुलाकात ही हुई थी, ये हुई थी उदय सागर पर। तो उदय सागर की जो पाल है उस पर यह मुलाकात हुई थी। इसीलिए मैंने ये बताया था कि उदय सागर झील उदय सिंह ने बनाई थी, लेकिन यहीं पर मान सिंह और राणा प्रताप की मुलाकात हुई थी। लेकिन कहते हैं कि इनके बीच में अनबन हुई कैसे, बात बनते बनते बिगड़ी कैसे। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि राणा प्रताप के बीच में और मान सिंह के बीच में जो विवाद का मुख्य कारण था वो था भोजन। जब भोजन के लिए आमंत्रित किया गया तो चूंकि एक बात याद रखना, उस समय जैसे वर्तमान में भी अपन देखें पॉलिटिकल साइंस का, तो कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। राजा के समक्ष राजा, यानी जो उनके समकक्ष होते हैं वो उनका स्वागत करने के लिए जाते हैं। उस समय आमेर का जो राजा था वो मान सिंह का पिता भगवान दास था। तो कहते हैं जब भगवान दास आएगा तो फिर राजा जाएगा राणा प्रताप। लेकिन चूंकि मान सिंह उस समय राजकुमार है, तो मान सिंह के लिए उन्होंने, राणा प्रताप ने अपने बेटे अमर सिंह को भेजा। और जब अमर सिंह वहां पहुंचते हैं तब मान सिंह जल्ला जाता है, क्योंकि उसको अपने आप पर इतना प्राउड था कि वो अकबर का दूत है, और अकबर के दूत होने के नाते वो कहता है कि मेरे से राणा प्रताप आएगा मिलने। लेकिन राणा प्रताप ना आकर के कौन आया? अमर सिंह। इस बात से वो नाराज हो जाता है और कहते हैं कि उसने भोजन की थाली को ठोकर भी मार दी थी और कहा था कि मैं बहुत जल्द राणा प्रताप को देख लूंगा। लेकिन जाते जाते राणा प्रताप ने भी मान सिंह को कहा था कि जाते जाते एक बात याद रखना कि जब वापिस कभी मेवाड़ आना हो तो अपने फूफा जी को साथ में लेके मत ले आना, मत भूलना, क्योंकि वो उन्होंने ये चीज कही थी। ये कई इतिहासकार इस तथ्य पर अस्पष्ट बात भी कह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं गोगुंदा, कुछ कहते हैं उदय सागर पाल पे, लेकिन विवाद का मुख्य कारण भोजन ही था। अब जब मान सिंह भी असफल हो गया तब अकबर अपनी तरफ से तीसरा जो प्रतिनिधित्व भेजता है वो तीसरे प्रतिनिधि के रूप में इसी मान सिंह के पिता भगवंत दास को भेजते हैं, जो भगवान दास के नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है अकबर को ये लगा हो कि मान सिंह अभी युवा है, जोश में आ गया हो, पर एक बात तो क्लियर है कि जब वो अपने दो दूत असफल हुए उसके बाद भी अपने शिष्टमंडल को, जो दूत मंडल है, उन दूत मंडल में आगे दूत भेज रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि राणा प्रताप का उस समय प्रभाव तो बहुत जबरदस्त था। अब भगवान दास आए, भगवान दास से भी बात हुई, भगवान दास से मुलाकात राणा प्रताप ने की थी। राजा के सामने राजा गए हैं, ये एक शिष्टमंडल हुआ करता था उस समय। लेकिन इस बात को बुरा मान गया था मान सिंह, लेकिन भगवान दास से मिले। लेकिन जब संधि पत्र की बात आई तो राणा प्रताप ने भगवान दास को इनकार कर दिया कि इस बात पर, यानी कि अकबर से अधीनता की बात मेरे सामने नहीं लानी है। तो इस प्रकार तीसरा जो दूत मंडल में आदमी आया वो भगवान दास था, ये भी असफल हो गया। तब अंतिम जो दूत भेजा गया वो था टोडरमल। टोडरमल अर्थशास्त्र का अच्छा जानकार था, वाकपटु आदमी था, यानी बातों ही बातों में किसी को अपनी तरफ कर सकता था। इतनी बड़ी
वाक शैली थी, मतलब कहते हैं उनके विचार प्रकट करने की शैली थी। इसी वजह से टोडरमल को भेजा गया कि ये टोडरमल जरूर अपनी बातों में राणा प्रताप को ले लेगा और समझौता हो जाएगा। ये जो टोडरमल है, कहते हैं कि अकबर की एक व्यवस्था थी आईन-ए-देसाला, उसका संस्थापक माना जाता है। अब टोडरमल भी आया, लेकिन टोडरमल ने बातें की, लेकिन राणा प्रताप ने टोडरमल से बातचीत के दौरान उनको पहले ही बता दिया था कि आप लोग जो बात करनी चाहे वो करें, लेकिन जो अधीनता वाली बात है, समझौते वाली बात है, वो बात मेरी तरफ से अस्वीकार है। अब टोडरमल वाकपटु भी है, लेकिन उसे भी लगा कि राणा प्रताप ने तो पहले ही संधि वाली बात का तो मतलब यही क्लियर कर दिया कि भाई इस बात को तो आगे लाना ही नहीं है, तो टोडरमल भी निराश हो गया। और इस प्रकार अकबर द्वारा राणा प्रताप से भेजे गए 4 दूत, राणा प्रताप के पास जो 4 दूत भेजे गए थे, वो चारों ही असफल हो गए। अब जब ये असफल हुए तो राणा प्रताप को भी पता था ये कि अकबर जैसा बड़ा साम्राज्य का जो शासक है वो अब चुप नहीं बैठेगा, तो वो अपनी तैयारियां करेगा। पर राणा प्रताप ने भी अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी और कहते हैं कि ये जो घटनाक्रम है ये हल्दीघाटी युद्ध से सब पहले के हैं। अब इन जो दूत मंडल आया, पूरा शिष्टमंडल, ये जब असफल हो जाता है तो तैयारियां शुरू होती है हल्दीघाटी युद्ध की। यानी एक प्रकार से देखें तो युद्धों का जो सिलसिला है राणा प्रताप की तरफ से वो अभी प्रारंभ होगा। तो इसका मतलब ये इनके प्रारंभिक जीवन से संबंधित है, यानी हल्दीघाटी युद्ध से पहले का वर्णन है। और हल्दीघाटी युद्ध की जो शुरुआत हो रही है वो दिवेर का युद्ध और उसके अंतिम जो जीवन काल के अंतिम क्षण थे, उस समय कौन सी घटनाएं घटित हुई, उसको हम राणा प्रताप का भाग 2 लेके आएंगे। ये राणा प्रताप का भाग प्रथम है। तो राणा प्रताप को अपन 2 भागों में पढ़ेंगे। बड़ा टॉपिक है और बड़े नंबर से संबंधित सवाल पूछे गए हैं, इसलिए ये अपन 2 भागों में लेकर के आ रहे हैं, भाग फर्स्ट और भाग सेकंड में। राणा प्रताप वास्तव में वो शख्सियत है जो आप जैसे इन दूत मंडल के असफल होने के बाद क्या जीवन में घटनाएं घटित हुई है, उसको जब पार्ट 2 में पढ़ेंगे तब आप पूरी तरह से राणा प्रताप को अच्छी तरह से समझ जाओगे। आज के लिए इतना ही, इससे आगे वाला टॉपिक अपन पार्ट 2 में लेके आएंगे। धन्यवाद।